पार्ट 2 अपने आज शुरू करेंगे हम अविकारी शब्द। अविकारी शब्द पहले हमने पढ़े थे विकारी, जिसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया चारों आपने पढ़ लिए हैं। आज से शुरू कर रहे हैं हम अविकारी शब्द, यानी कि वो तो थे विकारी जो लिंग वचन से उनमें बदलाव आ जाता है, कुछ परिवर्तन आ जाते हैं, उन्हें तो हम कहते हैं विकारी शब्द। और ये है अविकारी जिन पर लिंग और वचन के प्रभाव से, लिंग और वचन के प्रभाव से इनमें कोई परिवर्तन नहीं आता या कोई विकार नहीं आता। जिन शब्दों में लिंग और वचन के प्रभाव से कोई परिवर्तन या विकार नहीं आता उन्हें हम अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे हमने कल पढ़ा भी था। और इन अविकारी शब्दों का एक और नाम है ऐसे ही उसका इनका दूसरा नाम है अव्यय। अ का मतलब भी नहीं, वे का मतलब जो वे किया जाए, यानी कि यानी नहीं, जिन्हें वे नहीं किया जाए, जिनका वे न हो, यानी कि जिनमें कोई विकार या परिवर्तन नहीं आए, उन्हें हम क्या कहते हैं, अव्यय या अविकारी शब्द। दोनों एक ही बात है। अव्यय भी कह सकते हो आप, अविकारी शब्द भी कह सकते हो आप। जैसे हम कह सकते हैं कि सीता बहुत बोलती है, एक उदाहरण समझाने के लिए है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें अविकारी शब्द कौन सा है, तो आपको ये देखना है कि ऐसा कौन सा शब्द है जो यहाँ सीता की जगह राम करने पर चेंज नहीं होता, बोलती की जगह पर कुछ और लिखें तो चेंज नहीं होता। यहाँ अपन बहुत सारे लोगों, जैसे अपन लड़कियां बहुत बोलती है, लड़कियां हो गया ना भाई, सीता तो एक लड़की है, लेकिन अपने कहा लड़कियां बहुत बोलती है। क्या कहा हमने, देखिए लड़कियां बहुत बोलती हैं, लड़कियां बहुत बोलती हैं। फिर मैं कह दूं राम बहुत बोलता है। अब देखो, आप तीनों शब्दों में आपको एक चीज कॉमन दिख रही होगी, बहुत। सीता की जगह लड़कियां हो गया, बहुवचन हो गया। राम ये लिंग में, यानी कि ये तो स्त्रीलिंग, ये पुल्लिंग हो गया। लेकिन यहाँ पर देखो, जैसे ये स्त्रीलिंग है, क्रिया भी स्त्रीलिंग हो गई, बोलती। ये लड़कियां बहुवचन हुआ तो ये लड़कियां बहुत बोलती, यहाँ पर तो ये बहुवचन में रहेगा। यहाँ देखो राम बहुत बोलता है, तो ये भी क्या हो गया, पुल्लिंग हो गया, क्रिया भी बदल गई, यानी कि संज्ञा बदल रही है। सर्वनाम हमने पढ़े, सर्वनाम बदल जाते हैं, विशेषण भी बदल जाते हैं और क्रिया भी बदल जाती है। किसके प्रभाव से, लिंग और वचन के प्रभाव से। लेकिन अविकारी शब्द नहीं बदलते, ये अविकारी शब्द है बीच में। अब देखो, बहुत तो वैसा का वैसा ही है, बहुत शब्द वैसा का वैसा ही है। लेकिन आप एक बात ध्यान रखना, एक अगर मान लो इसे आ जाए बहुत, एक मिनट इसका उदाहरण देख लेता हूं मैं। हाँ यही है बहुत। यहां मान लो यहां जोड़ दे, पर यहां ये शब्द जोड़ दिया आपने, बहुत लड़कियां बहुत बोलती हैं, बहुत लड़कियां बहुत बोलती है। अब आप इसे भी अगर अविकारी शब्द करते हो तो गलत हो सकता है आपका। अविकारी शब्द कर दो, लेकिन ये क्रिया की विशेषता बता रहा है, इसलिए ये तो क्रिया विशेषण है, लेकिन ये क्या है, लड़कियों की विशेषता बता रहा है कि लड़कियां कितनी हैं। संख्या संबंधी विशेषता बता रहा है, संख्या संबंधी विशेषता बता रहा है, तो ये क्या हो जाएगा फिर, विशेषण। क्या हो जाएगा ये, संख्यावाचक। कौन सा विशेषण हो जाएगा, ये भी ध्यान रखना। जरूरी नहीं कि हर शब्द ही अविकारी शब्द हो, वाक्य के ऊपर डिपेंड करेगा कि कौन सा शब्द अविकारी है, कौन सा विकारी है, कौन सा विशेषण है, कौन सा क्या है। तो यहाँ ये खट से क्या बन गया, आप देखो, ये लड़कियों की यानी कि संख्या की विशेषता बता रहा है कि कितनी लड़कियां हैं, बहुत लड़कियां हैं, इसलिए ये शब्द क्या बन गया यहाँ पर, विशेषण। जबकि बहुत यहाँ पर आएगा तो ये क्या कहलाएगा, ये अविकारी। और अविकारी में भी एक भेद है, क्रिया की विशेषता बता रहा है, बोलना क्रिया है ना, तो क्रिया विशेषण। तो क्रिया विशेषण को हम अलग से पढ़ेंगे वैसे। अब इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे कि अविकारी शब्दों के 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, अविकारी या अव्यय जो शब्द हैं उनके 4 भेद होते हैं। देखिए कौन कौन से भेद होते हैं इसके, 4 भेद होते हैं, लिख रखा होगा आपने। पहला भेद है अपने क्रिया विशेषण अव्यय, क्रिया विशेषण अव्यय, ठीक है। दूसरा भेद है अपने विस्मयादि बोधक अव्यय, विस्मयादि
बोधक अव्यय, जिसे नहीं लिखा लिख लेना, वैसे लिख लिया होगा कल। तीसरा भेद है अपने संबंध बोधक अव्यय। इसी में चौथा भेद आता है इसका, चौथा भेद अपने समुच्चय बोधक अव्यय, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। समुच्चय बोधक अव्यय। तो चार भेद हमें याद होने चाहिए। वैसे हमने विकार की संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया चार भेद पढ़े थे, वैसे इसके भी चार भेद पढ़ रहे हैं। नाम हमेशा याद रखना, क्रिया विशेषण अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय और समुच्चय बोधक अव्यय। एक बार 1 मिनट में इनको समझे क्या है। ये क्रिया विशेषण है, यानी कि जो अव्यय क्रिया की विशेषता बताते हैं वो क्रिया विशेषण अव्यय कहलाते हैं। विस्मयादि बोधक अव्यय, वे अव्यय जिनसे हर्ष, आश्चर्य, घृणा ऐसा भाव आए, विस्मय हो मतलब अपने को आश्चर्य हो, वो विस्मयादि बोधक अव्यय कहलाते हैं। वे अव्यय जो ये संज्ञा, सर्वनाम, इनके आधार पर जो वाक्य है उसमें संज्ञा, सर्वनाम के आधार पर दूसरे शब्दों से इनका संबंध व्यक्त करते हैं। ये पिताजी घर के बाहर बैठे हैं, तो पिताजी तो क्या एक संज्ञा है, लेकिन उसको किसने जोड़ा, के, घर के बाहर बैठे। तो वो जो के मारे या के बीच में जो शब्द आता है, यानी कि दूसरे शब्दों से आगे वाले संज्ञा सर्वनाम को जोड़ता है, वो क्या कहलाता है, संबंध बोधक अव्यय। समुच्चय का मतलब होता है जोड़ना। किसको जोड़ना, दो शब्दों को जोड़े, जैसे कि सीता और राम, राम और सीता, सीता और राम किसने जोड़ा, और शब्द ने जोड़ा। तो ये और क्या है, समुच्चय बोधक अव्यय है। मैं कहूं कि मैं विद्यालय जाता परंतु मेरी तबीयत खराब हो गई, परंतु मैं अस्वस्थ था इसलिए नहीं गया। तो ये परंतु बीच में आ रहा है ना, ये दो वाक्यों को जोड़ रहा है, दो वाक्यांशों को जोड़ रहा है, दो शब्दों को जोड़ रहा है। तो ऐसे शब्द जो दो शब्दों, दो वाक्यांशों या कह सकते दो वाक्यों को ही जोड़ दे। राम खाना खाता है और सो जाता है, तो और आए ना बीच में, तो ये क्या है, समुच्चय बोधक, जोड़ने का काम कर रहा है। तो अब हम इनको अलग अलग पढ़ेंगे। अब हम यहाँ नंबर 1 लेंगे, क्रिया विशेषण अव्यय। कौन सा अव्यय पढ़ेंगे सबसे पहले, क्रिया विशेषण अव्यय। तो इसकी हमने डेफिनेशन भी लिखी थी। आपको पता है कि वे शब्द जो क्रिया की विशेषता को प्रकट करते हैं। वे शब्द जो क्रिया की विशेषता को प्रकट करते हैं उन्हें हम क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। क्या कहते हैं हम उन्हें, क्रिया विशेषण अव्यय। जैसे हम इसके कुछ उदाहरण लेंगे। जैसे पहला उदाहरण है राम बहुत बोलता है। राम बहुत बोलता है। सबसे पहले हमने परिभाषा लिखी थी कि वे शब्द क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं। तो हमें वाक्य में ये देखना कि क्रिया क्या है। राम ये तो करता है, संज्ञा है। बहुत बोलना क्या है, बोलना क्या है, ये क्रिया है साहब आपकी, ये क्रिया है। अब मैं कहूँ राम बोलता है, एक नॉर्मल बात हो गई। राम बोलता है एक नॉर्मल बात होगी, इसको भूल जाओ थोड़ी देर, राम बोलता है, यही कहा मैंने। लेकिन उसे हमें पता नहीं चला कि वो कितना बोलता है, कम बोलता है कि ज्यादा बोलता है कि बोलता ही नहीं है, चुप रहता है। तो यहाँ पर देखो राम बहुत बोलता है, यानी कि जो क्रिया है इसकी विशेषता बताई इस शब्द ने, क्रिया की विशेषता बताई नहीं शब्द ने कि कितना बोलता है, वो कह रहा है कि बहुत बोलता है। तो ये क्रिया की विशेषता बता रहा है, इसलिए ये क्या है आपके क्रिया विशेषण अव्यय। क्या है ये, क्रिया विशेषण अव्यय। आया समझ में। दूसरा उदाहरण देखिए आप कोयल मीठा गाती है। अब आप खटाखट पकड़ लो इसमें कि गाना एक क्रिया है और इसकी विशेषता बता रहा है ये मीठा शब्द। कोयल कैसा गाती है, मीठा गाती है। तो इस गाना यानी कि क्रिया की विशेषता बता रहा है ना, ये गाना तो एक क्रिया है और ये इसकी विशेषता बता रहा है, इसलिए क्या हो गया, क्रिया विशेषण
अव्यय हो गया। ठीक है, तीसरा उदाहरण देखिए आप, उल्लू कभी कभी बोलता है। उल्लू कभी कभी बोलता है। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है, क्रिया कहाँ है भाई। क्रिया की विशेषता जब भी तो पता चलेगी ना, पहले क्रिया तो ढूंढे अपन। तो बोलना एक क्रिया है और इसकी विशेषता बता रहा है कि कभी कभी, दोनों, उल्लू कब बोलता है, कभी कभी, ये उसकी विशेषता बताई जा रही है कि क्रिया कब हो रही है, कभी कभी। ठीक है, एक उदाहरण और ले लेते अपन, राम और भरत प्रेम पूर्वक मिली। राम और भरत प्रेम पूर्वक मिले। अब देखो मिलना क्या है, मिलना एक क्रिया है ना, काम का होना हो रहा है वहां पर, तो मिलना एक क्रिया है और इसकी विशेषता बता रहा है कि कैसे मिले, प्रेम पूर्वक। क्रिया के पहले प्रश्न लगा लो आप, उसका उत्तर मिल जाएगा आपको। और वो ये लगभग अपने क्या निकलेगा, क्रिया विशेषण अव्यय। क्या निकलेगा अपने वो, क्रिया विशेषण अव्यय। अब देखिए आप, अविकारी शब्दों में जो पहला भेद है क्रिया विशेषण अव्यय, नंबर 1, ये हम पढ़ रहे हैं क्रिया विशेषण अव्यय। अब हम इसके कुछ भेद होते हैं या उपभेद कर सकते हो आप। इसके 4 उपभेद होते हैं। 4 उपभेद होते हैं, जिनमें पहला है स्थानवाचक या कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। काल आप ऐसा कैसा बना सकते हो, कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। दूसरा हो जाएगा अपने स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। तीसरा हो जाएगा आपके परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। और चौथा हो जाएगा अपने कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक और रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। क्रिया विशेषण अव्यय के 4 भेद होते हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय और रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। अब देखिए क्या होते हैं ये, यहां ध्यान दो, काल, यहां शब्द स्थान, यहां है परिमाण और यहां है रीति। इन चारों शब्दों से आपको चारों की परिभाषा याद हो जाएगी, कोई टेंशन नहीं। यानी कि वे शब्द, ध्यान दो, क्रिया की विशेषता बता रहे हैं, तो चारों में बताएंगे ना क्रिया की विशेषता, क्योंकि इसी के तो भेद है चारों। तो वे शब्द जो क्रिया की काल संबंधी विशेषता बताए, काल का मतलब आप याद रखें समय। वे विशेषण जो क्रिया की कौन सी विशेषता बताए, काल संबंधी यानी समय संबंधी, उसे हम कहेंगे क्रिया, कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। वे अव्यय या वे शब्द जो क्रिया की स्थान संबंधी विशेषता बताए, उसे हम कहेंगे स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। आप स्थान की मतलब जगह भी मान सकते हो, यानी कि क्रिया किस जगह हो रही है। ठीक है, यहां आ जाएगा क्रिया कब हो रही है, इसमें तो आप लगा सकते हो कब, कि क्रिया कब हो रही है। यहां लगा सकते हो क्रिया कहां हो रही है, स्थान जब भी तो बनेगा ना। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय की मात्रा, कि वे अव्यय जो क्रिया की परिमाण या मात्रा संबंधी विशेषता बताए कि क्रिया कितनी को हो रही है। क्या प्रश्न लगा सकते हैं हम यहां, कितना या कितनी को हो रही है, तो हो जाएगा अपने परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, तरीका या ढंग, तरीका या ढंग, कि क्रिया को करने का तरीका कौन सा है। जिस वाक्य में हमें पता चलेगा कि क्रिया को करने की रीति कौन सी है, क्रिया को करने का तरीका या ढंग कौन सा है, वहां होगा अपने रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। तो इनमें हम अब नंबर 1 समझना शुरू करें आप, कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। ये मिटा देता हूं, फिर एक एक को पढ़ेंगे हम। सबसे पहले लेते हैं हम कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। नंबर 1, अब थोड़ी देर रुक जाना, आप लिखना मत,
कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। वे अव्यय जो क्रिया की काल संबंधी विशेषता बताते हैं, वे अव्यय जो क्रिया की काल संबंधी विशेषता प्रकट करते हैं। इतना सा है कि वे अव्यय जो क्रिया की कौन सी विशेषता प्रकट करते हैं, काल संबंधी विशेषता प्रकट करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। देखिए आप कैसे, इसमें कुछ उदाहरण लेते हैं हम। जैसे पहला उदाहरण है इसमें, सुरेश सुबह घूमता है। अब देखो इसमें सबसे पहले हमें क्रिया देखनी है, क्योंकि क्रिया की विशेषता बताने वाली चीजों को करते हैं। तो घूमना आपने क्या है, यहां पर क्रिया है, घूमना क्या है, क्रिया है। अब घूमने की विशेषता बता रहा है कि वो कब घूमता है। अब ये कौन सी विशेषता है, काल संबंधी, यानी कि समय संबंधी। कौन सी विशेषता बता रहा है, समय, समय बता रहा है, टाइम बता रहा है। काल का मतलब समय होता है, काल का मतलब समय होता है कि वो कब घूमता है। कब शब्द प्रश्न लगा के पूछ लो आप, तो कब लगाते हैं आपके आंसर आ जाएगा कि वो कालवाचक है या नहीं है। सुरेश कब घूमता है, सुबह घूमता है, सुबह के समय घूमता है। तो इससे ये पता चल रहा है कि ये कौन सा विशेषण है, कालवाचक क्रिया विशेषण। कौन सा, कालवाचक। कौन सा, ये कालवाचक। देखिए दूसरा उदाहरण देखिए, दूसरा उदाहरण है आपके कि रजनी रात भर पढ़ती है। अब देखो पढ़ना क्रिया है, इसकी विशेषता क्या बता रहा है, रात भर। समय का पता चल रहा है ना अपने को, काल का, कि कब पढ़ती है, रात भर पढ़ती है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, इसको अंडरलाइन कर लेना, ये तो क्रिया है सही। ये सुबह कालवाचक है, यहाँ रात भर कालवाचक है। तीसरा उदाहरण है अपने, नीरा कभी कभी नाचती है। नीरा कभी कभी नाचती है। लिखो मत, समझो, मैं लिखाऊंगा अलग से, उसमें बहुत सारी चीज चेंज हो सकती है आपके, लेकिन ये मेन चीज समझो आप, लिखो मत। नाचना क्या है, क्रिया है, नाचना एक क्रिया है। अब इसकी विशेषता क्या बता रहा है, काल संबंधी, कि कभी कभी नाचती है। कब नाचती है, कभी कभी। कब का आंसर मिल गया ना अपने को, तो समझ लो वो कालवाचक है। तो ये नाचने की विशेषता, इनकी क्रिया की विशेषता बता रहा है कभी कभी। एक चौथा उदाहरण है अपने कि राम कल घूमने जाएगा, ये भी हो सकता है। अब घूमना क्रिया है, लेकिन वो कब जाएगा घूमने, कल। तो ये क्या हो गया यहाँ पर, कालवाचक क्रिया विशेषण। तो ये हमने पहला भेद पढ़ा कि कालवाचक क्रिया विशेषण यानी कि वे अव्यय या वे शब्द जो क्रिया की काल संबंधी विशेषता को प्रकट करते हैं या बताते हैं, उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे यहाँ देखो, सुरेश सुबह घूमता है, तो सुबह, यहाँ रात भर, यहाँ कभी कभी, और यहाँ कल। ये क्या है, अपने काल संबंधी विशेषता बता रहे हैं। अब दूसरा भेद है, चारों भेदों को समझने के बाद फिर लिखेंगे अपन। अब यहाँ आ जाएगा अपने दूसरा भेद। हाँ, वही क्रिया विशेषण तो है सही, इसको मिटा देते हैं। देखिए दूसरा भेद है आपकी स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। अब इसकी परिभाषा क्या बन जाएगी कि वे अव्यय या वे शब्द जो क्रिया की स्थान संबंधी विशेषता बताएं, क्रिया की स्थान संबंधी विशेषता बताएं।
या स्थान संबंधी विशेषता प्रकट करे, उन्हें हम क्या कहेंगे? स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहेंगे। स्थान, आप इसमें एक ध्यान रखना कि कहाँ, ये प्रश्न लगाकर पूछोगे तो आपका आंसर मिल जाए तो समझ लेना वहां पर यही है, कहाँ में वही जगह का नाम ही आएगा। जैसे इसके कुछ उदाहरण देखो आप, जैसे पहला उदाहरण है इसका कि सुरेंद्र ऊपर पढ़ रहा है, सुरेंद्र ऊपर पढ़ रहा है। अब आपको पता चल गया होगा कि इसमें पढ़ना तो क्रिया है, पढ़ना तो क्रिया है, और पढ़ कहाँ रहा है? वो ऊपर, तो ये क्या है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। दूसरा देखो आप कि महेंद्र उधर जा रहा है, तो इसमें सबसे पहले क्रिया देखेंगे क्या है? जाना, और वो किधर जा रहा है? उधर जा रहा है। जगह बताया ना भाई, उधर जा रहा है, वो स्थान का पता चला हमें, उधर जा रहा है या उधर जा रहा है, तो उसे स्थान का पता चला, तो ये भी कौन सी है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। एक और उदाहरण देख लो इसका, देवेंद्र बाहर बैठा है। अब यहां ध्यान दो, बैठना एक क्रिया है, क्या है ये? क्रिया। अब इसकी विशेषता बता रहा है कि कहां बैठा है, बाहर बैठा है, क्रिया की विशेषता बता रहा है, लेकिन कौन सी विशेषता बता रहा है? स्थान संबंधी। ये कौन सा क्रिया विशेषण अव्यय हो जाएगा? अपने स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। अब इसके बाद हम इसका तीसरा भेद पढ़ेंगे। तीसरा भेद देखिए आप, इसमें आपको कुछ चेंज नहीं करना, यहाँ हम स्थान की जगह तीसरा भेद लिख देंगे बस। यहाँ पर वही ये, यहाँ पर ये इतनी सी चेंज करनी है आपको परिभाषा, जिसमें सारी परिभाषा याद हो जाएगी आपको। परिमाण, बस परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, और वे अव्यय जो क्रिया की कौन सी? परिमाण संबंधी विशेषता प्रकट करते हैं, या मात्रा संबंधी, परिमाण का मतलब मात्रा भी होता है, उसे हम परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। जैसे इसमें आप उदाहरण ले सकते हो कि सुनैना ध्यानपूर्वक पढ़ती है, सुनैना ध्यानपूर्वक पढ़ती है, इसमें क्रिया है पढ़ना। अब पढ़ना की विशेषता बता रहा है कि कैसे पढ़ती है, कैसे पढ़ती है? ध्यानपूर्वक, किस रीति? रीति का मतलब परिमाण। तो एक मिनट, ध्यानपूर्वक पढ़ती है, इसमें ये नहीं आएगा इसमें, ये लास्ट वाले का आ गया अपने उदाहरण, इसका आएगा मात्रा वाला आएगा कि दिनकर कम बोलता है, वो तो अपने लास्ट आएगा ना भी। इसके बाद अपने लास्ट वाला पढ़ेंगे कौन सा? रीतिवाचक, सॉरी हाँ रीतिवाचक। तो रीतिवाचक में आएगा कि किस तरीके से पढ़ती है। यहाँ पर अपन पढ़ रहे परिमाण यानी कि मात्रा, परिमाण यानी मात्रा संबंधी विशेषता आएगी, सॉरी गलती हो गई। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण यानी कि जहां पर मात्रा संबंधी विशेषता बताए। अब इसका उदाहरण ले लेते हैं अपन कि दिनकर कम बोलता है। बोलना क्या है? क्रिया। तो क्रिया की विशेषता बता रहा है ये शब्द की कम बोलता है, लेकिन अब यहाँ हमें पता चलेगा कि मात्रा कम, भाई मात्रा कम है, ज्यादा है, या बहुत कम है, या बहुत ज्यादा है। तो इससे हमें पता चलता है कि मात्रा कितनी की उसकी। तो मात्रा का पता चलाने में यहाँ कि दिनकर कम बोलता है, बोलने की विशेषता बताई जा रही है कि कितना बोलता है। इसमें हम कितना लगाकर पूछ सकते हैं, कितना या कितनी लगा सकते हैं अपन, जिससे अपने आंसर मिल जाता है कि दिनकर कम बोलता है। तो कम क्या है? क्रिया, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। इसका दूसरा उदाहरण है सुधाकर बहुत बोलता है। अब देखो ये आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें कौन सा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है? बहुत। ठीक है, क्योंकि ये बोलना की विशेषता बता रहा है कि वो कितना बोलता है, बहुत बोलता है। और कौन सी विशेषता? परिमाण संबंधी। तीसरा उदाहरण देखिए आप इसका, प्रभाकर ज्यादा कमाता है, ज्यादा कमाता है। अब देखो आप, कमाना क्रिया है, भाई ना नहीं दिखेगा आपको कहीं जगह, लेकिन आपको बनाना है कि बोलना, यहाँ है कमाना,
है ना। अभी मैं सोना भाई कमाता आ रहा है जो क्रिया नहीं है, वो तो क्रिया तो काम, जिस शब्द से हमें पता चल रहा है कि काम हो रहा है वो क्रिया ही होती है। तो यहाँ देखो कमाना क्रिया है। अब इसकी विशेषता बताई जा रही है कि कितना कमाता है, ज्यादा कमाता है। प्रभाकर ज्यादा कमाता है। तो मात्रा संबंधी विशेषता बताई जा रही है। तो तीनों में मात्रा संबंधी कम, बहुत और ज्यादा, तो ये तीनों क्या है अपने कौन से हैं, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। अब आगे देखिए इसी प्रकार अब वो जो अभी अपने गलती हो गई थी वो लास्ट वाला अब लेंगे अपन, नंबर 4 आएगा वो। तो यहाँ परिमाण को हटा देते हैं। अब अपने लास्ट वाला क्या है वो नंबर 4 रीति। बस ये सब जोड़ दिया, रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। यहाँ वही चीज आ जाएगी कि वे अव्यय या वे शब्द जो क्रिया की रीति संबंधी विशेषता को प्रकट करते हैं वो क्या कहलाते हैं, अपने रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहलाते हैं। रीति का मतलब आप तरीका भी ले सकते हो या ढंग भी ले सकते हो, यानी क्रिया का तरीका या ढंग पता चले उन शब्दों को हम क्या कहेंगे, रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहेंगे। मतलब उसी से हमें पता चले कि वो क्रिया किस तरीके से हो रही है, किस रीति से हो रही है, किस ढंग से हो रही है, उसे हम क्या कहेंगे, रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। जिसका पहला उदाहरण जो हमने पहले लिख दिया था वो है कि सुनैना ध्यान पूर्वक पढ़ती है। सुनैना ध्यान पूर्वक पढ़ती है। सबसे पहले देखो इसमें क्रिया क्या है, पढ़ना। अब पढ़ना की विशेषता बताई जा रही है कि कैसे पढ़ती है, किस रीति से पढ़ती है, किस ढंग से पढ़ती है, किस तरीके से पढ़ती है, ध्यान पूर्वक पढ़ती है। तरीका पता चला ना उसका, क्रिया का, तो ये कहलाएगा अपने रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय।